तरीके भी अपनाए जाते थे। वे जितने लज्जाजनक थे उतने ही विलक्षण भी थे। एक सामान्य चलन यह था कि वह अपने शिकार के घर के सामने कूड़ खड़ा कर देता था। कूड़ एक गोल अहाता होता था जिसमें एक लकड़ी का ढेर लगा दिया जाता था। अहाते के अंदर एक बुढ़िया को बिठा दिया जाता था जो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करने पर कूड़ में जलने के लिए तैयार रहती थी। इस प्रकार का दूसरा उपाय यह था कि वह उसकी महिलाओं तथा बच्चों को अपने शिकार की नजरों के सामने बिठा देता था और उनके सिर काटने की धमकी देता था। तीसरी युक्ति धरने की थी। शिकार के द्वार पर अनशन किया जाता था। यह तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों की महिलाओं का कौमार भंग करने के अधिकार के लिए दावा करना आरंभ कर दिया था। इस चलन का प्रचलन कालीकट के जैमोरिन के परिवार में तथा वैष्णवों के वल्लभचारी संप्रदाय में था। ब्राह्मण अधोगति के रसातल में धंस चुका था। जैसा बाइबल कहती है, यदि लवण ने अपनी लवणता खो दी हो तो किस तत्व से उसे लवणता प्रदान की जाए। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू समाज ने अपने नैतिक बंधनों को ढीला करके उन्हें एक खतरनाक कगार पर पहुंचा दिया था। इस नैतिक अधोगति को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 1819 में एक विनिमय 1819 का संबंध पारित करना पड़ा। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया जाता था ताकि वे वेश्यावृत्ति के लिए पत्नियों तथा बच्चियों को प्रलोभन देकर ले जाएं। यह एक सामान्य प्रथा थी। पति तथा पिता अपने परिवारों को त्यज देते थे। लोगों में विवेक था ही नहीं और उसके अभाव में सामाजिक पापों व अपराधों के विरुद्ध नैतिक रोष की आशा करना व्यर्थ ही था। वास्तव में ब्राह्मण हर प्रकार के दोष, अपराध या पाप का समर्थन करने में लगे हुए थे। इसका एक सहज कारण यह था कि वह तो उनके जीवन की बैसाखी थी। उन्होंने अस्पृश्यता का समर्थन किया। अस्पृश्यता ने लाखों लोगों को दास्ता में नरक में धकेल दिया। उन्होंने जातिवाद का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह और बाध्यकारी वैधव्य का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था के ये दो घोर कलंक हैं। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह के नियम वाली क्रमिक असमानता की समाज व्यवस्था का समर्थन किया। उसके कारण राजपूतों ने अपनी हजारों पुत्रियों का गला जन्म लेते ही घोंट दिया। घोर लज्जाजनक, घोर पाप। क्या ऐसा समाज सब राष्ट्रों को अपना मुंह दिखा सकता है? क्या ऐसा समाज अपने अस्तित्व के बने रहने की आशा कर सकता है? ऐसे प्रश्न उठाए रनाडे ने। उनका निष्कर्ष था कि यदि जीवित रहना है तो कठोर सामाजिक सुधार करने होंगे। 6 तथापि उनके सबसे बड़े विरोधी राजनीतिक वर्ग के बुद्धिजीवी थे। इन राजनीतिक लोगों ने एक नई अभिधारणा विकसित की। उस अभिधारणा के अनुसार राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर अग्रता प्रदान करना था। इस अभिधारणा पर मंचों पर तर्क प्रस्तुत किए गए और इसका समर्थन बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तेलंग जैसे प्रसिद्ध लोगों ने किया। वह एक कुशाग्र बुद्धि वकील थे। उनको उत्कृष्ट कौशल से यह कार्य किया। इस अभिधारणा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समाज सुधार आंदोलन के मार्ग में बाधा डालने वाले
यदि किसी एक कारण को उत्तरदायी ठहराया जाए तो यह राजनीतिक सुधार की इस मांग को ठहराया जा सकता है। इस अवधारणा का समर्थन नहीं किया जा सकता और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रनाडे के विरोधी गलत थे और उन्होंने इसके अनुसार काम करके देश का हित नहीं किया। जिस आधार पर न्यायमूर्ति तेलंग ने राजनेताओं की अवधारणा का समर्थन किया था वह वास्तव में तर्कसंगत था, परंतु वह इस बात को पूर्णतया भूल गए कि तर्क विवेक नहीं होता और साहस तर्क नहीं होता। इन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक के बीच परस्पर संबंध की वह सही समझ नहीं थी जो इस विषय में रनाडे को थी। आइए हम इस अभिधारणा के कारणों की जांच करें। जो तर्क दिए गए थे वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, परंतु मैं उन सबसे प्रभावशाली तर्कों का सामना करने के लिए तैयार हूँ जो दिए जा सकते थे। फिर भी यह अभिधारणा टिक नहीं पाएगी। मुझे जो बातें सबसे अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती हैं वे हैं, सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि हम पहले राजनीतिक शक्ति चाहते हैं क्योंकि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। यह उत्तर सरकार के एक बहुत ही साधारण सिद्धांत की उपज है जिसका प्रतिपादन अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने किया था। उनके मतानुसार राजनीति राज्य द्वारा शासन का केवल एक कार्य है जिससे कि लोगों के अधिकारों को बिना किसी बाधा के बनाए रखा जा सके। मान लीजिए कि यह सिद्धांत ठोस है। प्रश्न यह है कि यदि कोई अधिकार है ही नहीं तो राज्य शासन किस पर करेगा। शासन के पक्ष का सार भाग गंभीरता प्रदान करने के लिए अधिकार तो होने ही चाहिए। प्रत्यक्ष है कि यह अभिधारणा की राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए तब तक एक निरर्थक प्रस्ताव रहता है जब तक कि विचार यह हो कि सरकार का काम उन लोगों की रक्षा करना होता है जिनके पास निहित अधिकार होते हैं और उनको दंड देना होता है जिनके पास कुछ नहीं होता। दूसरा आधार जिस पर इस अभिधारणा के समर्थन में जोर दिया जा सकता है वह है कि वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ मूल अधिकार देना चाहते हैं और ये तभी दिए जा सकते हैं जब पहले राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली जाए। यह बात निसंदेह ऊपर से बहुत युक्तिपूर्ण लगती है, परंतु क्या इसमें कोई सार है? मूल अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान में तथा क्रांतिकारी फ्रांस द्वारा निर्मित संविधान में उन्हें अधिनियमित करने के समय से सुविदित हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करने का विचार निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रश्न यह है कि उनको कारगर किस प्रकार बनाया जाए। प्रचलित मत यह है कि जब अधिकारों का विधि में अधिनियमन हो जाता है तो वे सुरक्षित हो जाते हैं। यह फिर एक अनुचित मान्यता है। अनुभव तो यह सिद्ध करता है कि अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा नहीं बल्कि समाज की सामाजिक तथा नैतिक चेतना द्वारा की जाती है। यदि सामाजिक चेतना ऐसी है कि वह उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार है जिनका अधिनियमन कानून करता है तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे, परंतु यदि मूल अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध किया जाता है तो कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका वास्तविक अर्थ में उनकी गारंटी नहीं दे सकती। अमेरिका में नीग्रो लोगों के लिए, जर्मनी में यहूदियों के लिए, भारत में अछूतों के लिए मूल अधिकारों की क्या उपयोगिता है? बर्क ने कहा है कि भीड़ व बहुसंख्या को दंड देने के लिए कोई तरीका नहीं मिलता। कानून एक एकाकी उदंड अपराधी को दंड दे सकता है।
यह उन लोगों के समूचे निकाय के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं कर सकता जो उसका विरोध करने का निश्चय कर लेते हैं। कौलराज के शब्दों में सामाजिक चेतना आत्मा का वह शांत एवं सच्चरित्र विधायक है जिसके प्रभाव में से सभी शक्तियां आपस में टकराएंगी। वही समस्त मूल अथवा अमूल अधिकारों की एकमात्र रक्षिका है। राजनीतिक लोगों का तीसरा तर्क स्वयं शासन के अधिकारों पर आधारित हो सकता है। स्वशासन अच्छे शासन से बेहतर होता है। यह एक सुविदित नारा है। इसे एक नारे से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता और सभी इस बात में आश्वस्त होना चाहेंगे कि स्वशासन भी एक अच्छा शासन होगा। इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक लोग उत्तम शासन चाहते हैं और उनका उद्देश्य लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करना है, परंतु उन्होंने कभी भी शांत मन से इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या लोकतंत्रात्मक शासन संभव है। उनका दावा अनेक भ्रांतियों पर आधारित है। लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज का होना बहुत आवश्यक है। प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं है और यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह वास्तव में अनुपयुक्त होगा। राजनीतिक लोगों ने यह कभी भी महसूस नहीं किया कि लोकतंत्र शासन तंत्र नहीं है, यह वास्तव में समाज तंत्र है। लोकतंत्रात्मक समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें एकता, सामुदायिक उद्देश्य, लोकहित के प्रति निष्ठा तथा पारस्परिक सहानुभूति जैसी विशेषताएं हों, परंतु उसके लिए दो बातें तो सुस्पष्ट रूप में आवश्यक होती हैं। पहली है मनोवृत्ति, अपने साथियों के प्रति समानता तथा आदर का भाव। दूसरी है एक सामाजिक संगठन जो कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त हो। लोकतंत्र की अलगाव तथा एकांतिकता के साथ संगति नहीं होती। उनके फलस्वरूप सुविधा प्राप्त एवं सुविधा विहीन लोगों के बीच दरार पैदा होती है। दुर्भाग्यवश रनाडे के विरोधियों ने इस तथ्य की सच्चाई को कभी भी महसूस नहीं किया। इसकी परख के लिए कोई भी कसौटी अपनाई जा सकती है और उससे यह पता चलेगा कि इस विवाद में रनाडे ने जो रुख और कार्य योजना अपनाई, भले ही वे राजनीतिक सुधार की पूर्ण आवश्यकताएं नहीं थी, पर वे सही तथा बुनियादी थी। रनाडे ने यह तर्क दिया कि हिंदू समाज में ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिन्हें मनुष्य नैतिक दृष्टि से मान्यता दे सके। उसमें मुट्ठी भर लोगों के लिए विशेष सुविधाएं और विशाल बहुसंख्य जनसमूह के लिए घोर असुविधाएं थीं। रनाडे ने अधिकार सृजन के लिए संघर्ष किया। रनाडे हिंदू समाज की रुग्ण तथा मृतप्राय चेतना में जीवन का संचार करना चाहते थे। रनाडे एक ऐसे सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते थे जिसके बिना किसी प्रकार की निश्चित तथा स्थायी राजनीति हो ही नहीं सकती। संघर्ष दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच था और वह इस प्रश्न पर केंद्रित था कि एक राष्ट्र के जीवित रहने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सशक्त नैतिक ताने बाने में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। रनाडे का विचार था कि नैतिक बल राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यही विचार महान इतिहासकार लेकी का भी था। वह इतिहास का सावधानी पूर्वक तथा तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। एक राष्ट्र की शक्ति तथा समृद्धि की नींव के आधार हैं विशुद्ध घरेलू जीवन, व्यापार में ईमानदारी, नैतिकता तथा लोकहित के उच्च स्तर, सादा जीवन, साहस, सच्चाई तथा निर्णय में तर्क और उदारता का निश्चित पुट, जिसमें चरित्र और बौद्धिक प्रतिभा का समान योगदान हो। यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य के लिए एक बुद्धिमत्ता
पूर्ण निर्णय करते हैं तो ध्यान से यह देखिए कि गुणों का उत्कर्ष हो रहा है या अपकर्ष। ध्यान दीजिए कि सार्वजनिक जीवन में किन गुणों का सबसे अधिक महत्व होता है। क्या चरित्र का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? जो लोग राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, क्या वे उन लोगों में से हैं जिनका नाम निजी जीवन में पार्टी का लिहाज किए बिना सक्षम पारखी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ लेते हैं? क्या वे सच्चे विश्वास वाले, सुसंगत छवि वाले तथा निर्विवाद सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं? केवल इस धारा को देखकर ही आप किसी राष्ट्र की जन्म पत्री तैयार कर सकते हैं। रनाडे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि तर्कनिष्ठ भी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि वे राजनीति में आमूल परिवर्तनवादियों तथा समाज में अति अनुदारवादियों की भूमिका अदा न करें। उन्होंने सुस्पष्ट तथा सही शब्दों में चेतावनी दी, आप आधे अधूरे उदार नहीं हो सकते। आप राजनीति में उदार तथा धर्म में रूढ़िवादी नहीं हो सकते। दिल व दिमाग एक साथ रहने चाहिए। आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि आप अपनी बुद्धि का परिष्कार कर लें, मन को पुष्ट कर लें, अपने राजनीतिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का क्षेत्र भी बढ़ा लें और साथ ही साथ अपने दिलों के द्वार बंद करके उससे संकीर्ण भी बना लें। यह एक निरर्थक स्वप्न है कि हम लोगों से उस समय पर आशा करें कि वे निजी अंधविश्वास तथा सामाजिक दोषों के बंधन में बंधे रहें, जबकि वे अपने शासकों से अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शीघ्र ही इन बेअर्थ स्वप्न दुष्टाओं को अपने स्वप्नों के ध्वस्त होने का पता चल जाएगा। अनुभव ने दर्शा दिया है कि रनाडे के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं, यहाँ तक कि ये पैगंबरी भविष्यवाणी रहे हैं। जो इससे इनकार करते हैं वे इस बात पर विचार करें, हम आज राजनीति में कहाँ हैं और हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए अब 50 वर्ष हो चुके हैं। इसका नेतृत्व उनके हाथों से गुजरा है। मैं यह नहीं कहता कि वह समझदारों से, नासमझों या यथार्थवादियों से, आदर्शवादियों के हाथों में गया है, परंतु यह नरम पंथियों से, उग्र सुधारवादियों के हाथों में चला गया है। हमारी राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष के अंत में आज देश कहाँ पर खड़ा है? इस गतिरोध का क्या कारण है? उत्तर सीधा सा है, गतिरोध का कारण है सामुदायिक समझौते का अभाव। पूछिए कि राजनीतिक समझौते के लिए सामुदायिक समझौता क्यों आवश्यक है और रनाडे के दृष्टिकोण के बुनियादी महत्व को महसूस कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर गलत सामाजिक व्यवस्था में मिलेगा। वह लोकतंत्र का घोर विरोध करती है, वह वर्गों की प्रबल समर्थक है, वह घोर जन विरोधी है, वह वर्ग उच्चता तथा सांप्रदायिकता से भरपूर है। यदि राजनीतिक लोकतंत्र को उसका आधार बनाया जाएगा तो वह पूर्ण विडंबना हो जाएगी। यही कारण है कि उच्च जातियों के हिंदुओं के अलावा कोई भी बिना गंभीर समायोजन के इसे राजनीतिक लोकतंत्र का मुद्दा बनाने के लिए सहमत नहीं होगा। कुछ लोग यह तर्क देकर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि गतिरोध ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किया है। लोग ऐसे विचारों को ग्रहण करना पसंद करते हैं जो उनको संतोष प्रदान करते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। यह पलायनवाद की मनोवृत्ति है, परंतु इससे इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि यह सामाजिक व्यवस्था का दोष है। इसी ने सांप्रदायिक समस्या को जन्म दिया है और इसी ने भारत के सामने राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की है। रनाडे का उद्देश्य अगर नई व्यवस्था बनाना नहीं था तो प्राचीन व्यवस्था का परिमार्जन करना अवश्य था। उन्होंने हिंदू समाज के नैतिक स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया।
यदि उनकी बातों को सुना जाता और उसका अनुसरण किया जाता तो कम से कम इस व्यवस्था की कठोरता तो समाप्त हो जाती है। भले ही इससे सामुदायिक समझौते को टाला नहीं जा सकता, पर उसे आसान तो बनाया जा सकता था। उनके प्रयासों से, जो कि सीमित थे, परस्पर विश्वास का मार्ग खुल जाता, परंतु राजनीतिक लोग तो राजनीतिक सत्ता के दीवाने हो गए थे और उसने उनको पूरी तरह से इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें इसके अलावा किसी और चीज में कोई गुण नजर नहीं आता था। रनाडे को अपनी करनी का दंड मिला। क्या राजनीतिक सुरक्षा की स्वीकृति सामाजिक सुधार की आवश्यकता को नकारने के लिए दंड नहीं है? रनाडे को उस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली जिसमें उन्होंने इतनी प्रमुख भूमिका अदा की थी? कुछ अर्थों में यह प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है। उपलब्धि कभी भी महानता का सच्चा मापदंड नहीं होती। जैसे कार्लाइल ने कहा, हाय, हम यह भली भांति जानते हैं कि आदर्शों को कभी भी व्यवहार में पूर्णतया मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, और यह ठीक ही होगा कि हम उसके किसी सराहनीय समीप को साभार स्वीकार कर लें। आदर्शों को हमेशा बहुत दूर ही रहना चाहिए। सिलर शिकायत भरे ढंग से कहते हैं, हमारे इस असहाय संसार में किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता के अति अल्प परिणाम को पूर्णतः के पैमाने से नहीं मापना चाहिए। हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम उसे एक रुग्ण, असंतुष्ट, मूर्ख व्यक्ति मानेंगे। और फिर भी रनाडे की उपलब्धि का रिकॉर्ड बिल्कुल शून्य नहीं था। उस समय के समाज सुधारकों के समक्ष जो समस्याएं थीं, वे राय बहादुर पी आनंद चार्ली द्वारा तैयार समाज सुधारक संबंधी विवरण में दी गई हैं। वे 5 थीं। 1. बाल विवाह। 2. विधवा पुनर्विवाह। 3. हमारे देशवासियों के लिए विदेशों में भ्रमण या यात्रा की स्वतंत्रता। 4. महिलाओं का संपत्ति का अधिकार। 5. स्त्रियों की शिक्षा। इस कार्यक्रम में से अधिकांश में उन्होंने सफलता प्राप्त की। यदि उनको पूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई तो इसका कारण उनके सामने उस समय की विषमताएं थीं, जिन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। चतुरकृत संकल्प तथा पाखंडी बुद्धिजीवी वर्ग रूढ़िवादिता को बचाने तथा रनाडे को चुनौती देने के लिए आगे आया। वे दृश्य उत्तेजक थे। वे दृश्य उसी प्रकार उत्तेजक थे जिस प्रकार युद्ध के भयानक घृणित दृश्य होते हैं, और यह एक युद्ध था जिस समय इस देश में समाज सुधार पर विवाद चल रहा था। उस समय की भावना व जोश को याद नहीं किया जा सकता। उस समय समाज सुधारकों के विरुद्ध रूढ़िवादी लोगों द्वारा जो युक्तियां प्रयोग में लाई गईं, उनकी जो निंदा की गई, उनको जो गालियां दी गई, उनका शिष्टाचार के नाते यहाँ पर उल्लेख करना संभव नहीं। सहमति की आयु संबंधी विधेयक का विरोध करके रूढ़िवादिता का जिन लोगों ने समर्थन किया, उनके आचरण समझ पाना असंभव है। यह कार्य उन्होंने उस अधोगति व अपकर्ष के गर्व को महसूस किए बिना किया जिसमें लोगों के तथाकथित नेता गिर गए थे। विधेयक का उद्देश्य ऐसे पति को दंड देना था जो अपनी ऐसी पत्नी के साथ जिसकी आयु 12 वर्ष की नहीं हुई है संभोग करेगा। क्या कोई समझदार व्यक्ति, क्या कोई लज्जालु व्यक्ति इतने सीधे साधे विधेयक का विरोध कर सकता था? परंतु इसका विरोध किया गया और रनाडे को उन्मादी रूढ़िवादिता के ताप को सहन करना पड़ा। यह मानकर कि रनाडे की उपलब्धियां कम थीं, कौन व्यक्ति और अधिक उपलब्ध करने के लिए उनकी असफलता पर गर्व कर सकता था या विजय उल्लास मना सकता था? विजय उल्लास मनाने या जय जयकार करने का कोई कारण नहीं था। समाज सुधार का ह्रास बिल्कुल स्वाभाविक था।
समाज सुधार की निंदा की कोई सीमा नहीं थी। राजनीतिक सत्ता की आसक्ति अत्यधिक मोहक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज सुधारकों की संख्या घटती गई। उस समय के बाद समाज सुधार का मंच छोड़ दिया गया और लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जमा हो गए। सत्ता लोलुपों ने समाज सुधारकों पर विजय प्राप्त कर ली। मुझे यकीन है कि अब कोई भी व्यक्ति उनकी उस विजय को गर्व की बात नहीं मानेगा। यह वास्तव में निश्चय ही दुख की बात थी। रनाडे को भले ही पूर्णतः विजय न मिली हो, परंतु उनका पक्ष गलत नहीं था और निश्चय ही वह कभी भी गलत के पक्ष में नहीं थे, जिस प्रकार की उनके कुछ विरोधी थे। 8. रनाडे की तुलना अन्य लोगों से कैसे की जाए? तुलनाएं सदैव अप्रिय होती हैं। साथ ही यह भी सच है कि तुलना से ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। वास्तव में तुलना करते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि रुचिकर तथा शिक्षाप्रद तुलना होने के लिए वह सदैव समान व्यक्तियों के बीच ही की जानी चाहिए। सौभाग्य से यहाँ तुलना की गुंजाइश है। रनाडे एक समाज सुधारक थे और एक समाज सुधारक होने के नाते उनकी तुलना किसी अन्य समाज सुधारक के साथ की जा सकती है। विशेष रूप से यह तुलना रनाडे तथा जोइत्वा फुले के मध्य हो सकती है। फुले का जन्म 1827 में तथा स्वर्गवास 1890 में हुआ था। रनाडे का जन्म 1942 में तथा स्वर्गवास 1901 में हुआ था। इस प्रकार फुले तथा रनाडे समकालीन थे और दोनों श्रेष्ठ व प्रमुख समाज सुधारक थे। कुछ लोग शायद रनाडे की अन्य राजनीतिज्ञों के साथ तुलना पर इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं कि रनाडे राजनीतिक नहीं थे। यह कहना कि रनाडे राजनीतिक नहीं थे, राजनीतिक शब्द को एक बहुत ही संकीर्ण तथा संकुचित अर्थ में बांधना है। एक राजनीतिक केवल राजनीति का ही कार्य नहीं करता, बल्कि वह विशेष विश्वास का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत राजनीति के तौर तरीके तथा सिद्धांत शास्त्र दोनों ही आते हैं। रनाडे ने राजनीति की ऐसी धारा की स्थापना की थी जो न केवल उसके तौर तरीके के लिए बल्कि उसके सिद्धांत पक्ष के लिए भी अपना अलग महत्व रखती थी। इस दृष्टि से रनाडे राजनीतिक थे और उनकी तुलना सार्थक रूप से अन्य राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। अन्य राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों से रनाडे की तुलना शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक ही होगी। उसके लिए पर्याप्त सामग्री भी है। सवाल वास्तव में समय और रुचि का है। समय इतना नहीं है कि रनाडे की तुलना समाज सुधारकों तथा राजनीतिज्ञों से भी की जा सके। मुझे वास्तव में निर्णय करना होगा कि रनाडे की तुलना समाज सुधारकों से करूं या राजनीतिज्ञों से। यह रुचि का विषय है। यदि मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं तो यही पसंद करता कि उपलब्ध समय में रनाडे की तुलना फुले से करता। मेरी राय में बुनियादी दृष्टि से समाज सुधार तथा बुनियादी दृष्टि से समाज सुधार राजनीतिक सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। खेद है कि मेरी रुचि श्रोताओं की रुचि से भिन्न है। मेरा विचार है कि यदि श्रोताओं का समय लेना है तो मुझे अपने से कहीं अधिक महत्व उनकी रुचियों और अरुचियों को देना ही होगा। सामाजिक सुधार के प्रति उत्साह का तूफान शांत हो गया है। राजनीति के उन्माद ने भारत की जनता को अपने पास में जकड़ लिया है। राजनीति का एक नशा बन गई है। जितना अधिक उसका सेवन करो उतना कहीं अधिक लालसा उसके लिए बढ़ती जाती है। जो काम मैं कर रहा हूँ वह बड़ा ही अप्रीतिकर है। मैं उसे करने का दुस्साहस इसलिए कर रहा हूँ कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सविस्तार इस बारे में बताऊं और लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करूं कि रनाडे के राजनीतिक दर्शन का वास्तव में क्या महत्व है और वर्तमान राजनीतिज्ञों में इनका क्या स्थान है।
आज के वे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जिनके साथ रनाडे की तुलना की जा सकती है? रनाडे अपने समय के महान राजनीतिज्ञ थे, अतः उनकी तुलना आज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से ही करनी चाहिए। भारत के क्षितिज पर दो महापुरुष हैं और वे इतने महान हैं कि उन्हें बिना नाम लिए पहचाना जा सकता है। वे हैं गांधी और जिन्ना। वे कैसे इतिहास की रचना करेंगे, इसे तो भावी पीढ़ी ही बताएगी। हमारे लिए तो इतना काफी है कि निर्विवाद रूप से वे अखबारों की सुर्खियों पर छाए हुए हैं। उनके हाथ में बागडोर है, एक हिंदुओं का नेता है तो दूसरा मुस्लिमों का। वे आज के आदर्श पुरुष और नायक हैं। मैं उनकी तुलना रनाडे से करना चाहता हूँ। रनाडे की तुलना में वे कैसे हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि उनके उन स्वभाव तथा तौर तरीकों का बहुत वर्णन किया जाए जिनके कारण हम उनसे परिचित हो गए हैं। उनके मूल्यांकन के बारे में मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। सबसे पहली बात मेरे मन में यह कौंधती है कि जहाँ पर उनके विराट अहम भाव का संबंध है, उन जैसे अन्य दो व्यक्तियों को खोज पाना कठिन ही है। उनके लिए व्यक्तिगत प्रभुत्व ही सब कुछ है और देश हित तो शतरंज की गोट है। उन्होंने भारतीय राजनीति को निजी मल्लयुद्ध का अखाड़ा बना रखा है। परिणामों की उन्हें कोई परवाह नहीं। वास्तव में तो उन्हें उनकी सुध तभी आती है जब वे घटित हो जाते हैं। जब वे घटित हो जाते हैं तो या तो वे उसके कारण को भुला देते हैं या यदि वे उसे याद भी रखते हैं तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे आत्मतुष्टि की ओढ़नी ओढ़ लेते हैं और वह उनके सभी पश्चातापों को हर लेती है। वे विलक्षण एकाकीपन के ऊंचे मंच पर खड़े हो जाते हैं। वे अपने बराबरी वालों से ओट खड़ी कर लेते हैं। वे अपने ही घटिया लोगों से मेल जोल पसंद करते हैं। आलोचना से वे बड़े क्षुब्ध तथा व्यग्र हो जाते हैं, पर चाटुकारों की चाटुकारिता की चाट में बड़े प्रेम से खाते हैं। दोनों ने एक अद्भुत रंगमंच तैयार किया है और वे चीजों को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ भी वे जाते हैं वहाँ सदा उनकी जय जयकार होती है। निश्चय ही दोनों सर्वोच्च होने का दावा करते हैं। यदि सर्वोच्चता ही उनका दावा होती तो यह अधिक अचरज की बात नहीं होती। सर्वोच्चता के अलावा दोनों इस बात का दावा करते हैं कि उनसे तो कभी भूल व चूक हो ही नहीं सकती। धर्मपरायण नौवे पोप के पवित्र शासन काल में जब अचूकत्व का अहम उफन रहा था तो उन्होंने कहा था, पोप बनने से पूर्व में पोपीय अचूकत्व में विश्वास रखता था। अब मैं उसे अनुभव करता हूँ। यह ठीक ही रवैया इन दो नेताओं का है जिन्हें विधाता ने अपनी असावधानी के क्षणों में हमारे नेतृत्व के लिए नियुक्त किया है। सर्वोच्चता तथा अचूकत्व की इस भावना को समाचार पत्रों ने हवा दी है, यह तो कहना ही पड़ेगा। मेरे विचार में नॉर्थ क्लिफ छाप की जिस पत्रकारिता को वर्णन के लिए गार्डनर ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह भारत में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर ठीक ठीक लागू होती है। कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती कि वह तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दें। वह सार्वजनिक नीति के उस निश्चित पक्ष को प्रस्तुत करें जिसे वह समाज के लिए हितकारी समझें, चाहे कोई कितने भी उच्च पद पर हो। उसकी परवाह न किए बिना किसी भय के उन सभी को सीधा करे और लताड़े।
जिन्होंने गलत अथवा उजाड़ पंथ का अनुसरण किया है, उसका तो प्रमुख कर्तव्य हो गया है कि नायकत्व को स्वीकार करें और उसकी पूजा करें। उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी में विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावादेश ने उत्तरदायी लोगों के मानस के लिए अपील ने दायित्वहीनों की भावनाओं के लिए अपील ने ले लिया। लॉर्ड सेलिसबरी ने नॉर्थ क्लिफ पत्रकारिता के बारे में कहा है कि वह तो कार्यालय कर्मचारियों के लिए कार्यालय कर्मचारियों का लेखन है। भारतीय पत्रकारिता तो उससे भी 2 कदम आगे है। वह तो ऐसा लेखन है जिसे ढिंढोराचियों ने अपने नायकों का ढिंढोरा पीटा हो। नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश हित की बलि नहीं चढ़ाई गई है। नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने में नहीं आई जैसी कि आज चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आदर योग कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और उनकी बातों को सदा ही अनसुना कर दिया जाता है। समाचार पत्रों की धारावाहिक का कवच धारण करके इन दोनों महानुभावों की प्रभुत्व जमाने की भावना ने तो सभी मर्यादाओं को तोड़ डाला है और अपने प्रभुत्व से उन्होंने न केवल अनुयायियों को बल्कि भारतीय राजनीति को भी भ्रष्ट किया है। अपने प्रभुत्व से उन्होंने अपने आधे अनुयायियों को मूर्ख तथा शेष आधों को पाखंडी बना दिया है। अपनी सर्वोच्चता के दुर्ग को सुदृढ़ करने में उन्होंने बड़े व्यापारिक घरानों तथा धन कुबेरों की सहायता ली है। हमारे देश में पहली बार पैसा संगठित शक्ति के रूप में मैदान में उतारा है। जो प्रश्न प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिकी जनता के सामने रखे थे, वे यहाँ भी उठेंगे। यदि वे पहले नहीं उठे हैं, शासन कौन करेगा, पैसा या मानव? कौन नेतृत्व करेगा, पैसा या प्रतिभा? सार्वजनिक पदों पर कौन आसीन होगा, शिक्षित स्वतंत्र देशभक्त अथवा पूंजीवादी गुटों के सामंती दास? जो भी हो, फिलहाल तो भारतीय राजनीति का हिंदू वंश आध्यात्म की ओर उन्मुख होने के बजाय नक्शेशिक्तक अर्थ प्रधान और धन लोलुप हो गया है। यहाँ तक कि वह भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। अनेक सुसंस्कृत व्यक्ति इस मलकुंड से कतरा रहे हैं। राजनीति तो असहाय गंदगी और मल वाले गंदे नाले जैसी बन गई है। राजनीति में भाग लेने और गंदी नाली साफ करने में कोई भेद नहीं रह गया है। इन 2 महापुरुषों के हाथों में राजनीति बेतुके कार्यों की होड़ बनकर रह गई है। यदि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है तो जिन्ना को कायदे आजम कहा ही जाना चाहिए। यदि गांधी की कांग्रेस है तो जिन्ना की मुस्लिम लीग होनी ही चाहिए। यदि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है तो मुस्लिम लीग की भी कार्यकारिणी समिति और परिषद होनी ही चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन के बाद लीग का अधिवेशन होना ही चाहिए। यदि कांग्रेस कोई बयान जारी करती है तो लीग को भी वैसा ही करना ही चाहिए। यदि कांग्रेस 70,000 शब्दों का संकल्प पारित करती है तो मुस्लिम लोग को कम से कम 18,000 शब्दों का तो संकल्प पारित करना ही चाहिए। यदि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी अवश्य ही वैसा करे। यदि कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र से कोई अपील करे तो मुस्लिम लीग भी पीछे क्यों रहे? तब यह सब समाप्त होगा, तब उनके बीच कोई समझौता होगा। निकट भविष्य में तो कोई आशा नहीं है। वे केवल अनर्गल शर्तों को लेकर ही भेंट करेंगे। जिन्ना का आग्रह है कि गांधी स्वीकार करे कि वह हिंदू है। गांधी का आग्रह है कि जिन्ना स्वीकार करे कि वह भी एक मुस्लिम नेता है
कूटनीतिज्ञता का ऐसा खोखला और दयनीय दिवालियेपन तो कभी देखने में नहीं आया जैसा कि भारत में इन दोनों नेताओं के आचरण में दिख रहा है। वे वकीलों की भांति लंबे चौड़े अनंत भाषण दे रहे हैं। वकीलों का तो काम ही है कि वह बात बात पर बहस करें, कुछ भी स्वीकार न करें और समय का रुख देख कर बात करें। गतिरोध को समाप्त करने के लिए उनमें से किसी को भी सुझाव दें तो सदा यही उत्तर मिलेगा, नहीं, उनमें से कोई भी समस्या के उस समाधान पर विचार नहीं करेगा जो सनातन नहीं है। प्रसिद्ध वाणिज्यिक उक्ति के अनुसार उनके चक्कर में फंसकर राजनीति का दिवाला पिट गया है और कोई भी राजनीतिक लेन देन नहीं हो सकता। इन दोनों की तुलना में रनाडे कैसे हैं, इस बारे में मेरा अपना कोई निजी अनुभव नहीं है, पर दूसरों ने जो कहा है उसे मैंने पढ़ा है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे कैसे रहे होंगे। अहम भाव तो उनमें था ही नहीं। अपनी उपलब्धियों के आधार पर यदि वे कितना भी गर्व ही नहीं अपितु भ्रष्टता भी कर लेते तो भी अनुचित नहीं होता। लेकिन वे तो अति सरल व्यक्ति थे। गंभीर युवा वर्ग उनकी विद्वता और हंसमुख स्वभाव का मुग्ध था। अनेक युवक तो पूर्णतया उनके रंग में रंग गए। उन्होंने उनके उदात्त स्वभाव और प्रभाव को ग्रहण किया और अपने पूज्य शिक्षित के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए अपने संपूर्ण जीवन को उनकी शिक्षा के अनुरूप ढाल लिया। वह कभी भी मूर्खों की प्रशंसा से फूल कर उत्पन्न नहीं हुए। वह कभी भी अपनी बराबरी वालों से मिलने से नहीं कतराए। उसी के अनुसार उनका लेन देन चलता रहा। उन्होंने कभी अपने को अंतःकरण की आवाज पर निर्भर करने वाला रहस्यवादी घोषित नहीं किया। वह तर्कनिष्ठ थे। वह सदा ही अपने विचारों को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे जाने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी महानता सहज एवं स्वाभाविक थी। ना तो उन्हें किसी स्टेज की और ना ही किसी ओढ़ी गई सनक की या विज्ञापन के बल पर खरीदे गए समाचार पत्रों के सहारे की कोई जरूरत थी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रनाडे मुख्यतः समाज सुधारक थे। वह ऐसे राजनेता नहीं थे जो राजनीति को व्यापार करता है, लेकिन भारत की राजनीतिक प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ ऐसे राजनेताओं के तो वह गुरु रहे जिन्होंने असाधारण सफलताएं प्राप्त की, अपनी प्रतिभा से अपने आलोचकों को चमत्कृत कर दिया। कुछ का उन्होंने मार्गदर्शन किया, पर सभी को उन्होंने दर्शन का पाठ पढ़ाया। रनाडे का राजनीतिक दर्शन क्या था? 3 सूत्रों में उनका सार इस प्रकार है। 1. किसी कोरे काल्पनिक आदर्श की तो हमें स्थापना करनी ही नहीं चाहिए। निश्चय ही आदर्श ऐसा होना चाहिए कि वह आश्वासन दे कि वह व्यवहार योग्य है। 2. राजनीति में बुद्धि और सिद्धांत से कहीं अधिक महत्व जन भावना और जन स्वभाव का है। संविधान की रचना के विषय में तो खास तौर पर ऐसा ही है। कपड़ों की भांति संविधान भी रुचि का विषय है। दोनों ही सही नाप के हों, दोनों ही रुचिकर हों। 3. राजनीतिक वार्ता में नियम यही होना चाहिए क्या संभव है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी दिए जाने का प्रस्ताव किया जाए उसी से हम संतोष कर लें। जी नहीं, इसका अर्थ है कि जो भी दिए जाने का प्रस्ताव किया जाए उसे तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए, जबकि हम जानते हों कि हमारा दबाव इतना भारी नहीं है कि वह विरोधी को और अधिक देने के लिए विवश कर सके। रनाडे के राजनीतिक दर्शन के ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। उनका दिग्दर्शन अति सरल कार है। उसके लिए उनके लेखों तथा भाषणों से समुचित उद्धरण दिए जा सकते हैं, पर उसके लिए ना तो समय है और ना ही कोई आवश्यकता है, क्योंकि रनाडे के भाषणों तथा लेखों का अध्ययन करने वाले के लिए वे अस्पष्ट होंगे ही। इन 3 सिद्धांतों के बारे में रनाडे से विवाद करने वाला
हो ही कौन सकता है। यदि हो भी तो विवाद किस पर करेगा। सर्वप्रथम के बारे में कोई स्वप्न दृष्टा ही विवाद करेगा। हमें उसकी ओर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सिद्धांत इतना स्पष्ट है कि यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो हम ही नुकसान उठाएंगे। तीसरा प्रस्ताव कुछ ऐसा है जिसके बारे में मतभेद हो सकता है। दरअसल इसी ने उदारपंथियों को कांग्रेसियों से अलग किया। मैं उदारपंथी नहीं हूं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि रनाडे का दृष्टिकोण सही था। सिद्धांत के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि एक बार सिद्धांत के बारे में सहमति हो जाए तो इस बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उसे किस्तों में भुनाया जाए। राजनीति में तो किस्तें चलेंगी ही, और जब सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह हानि नहीं पहुंचाता, और वास्तव में ऐसा हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह नितांत लाभप्रद हो। इस तीसरे सिद्धांत के बारे में रनाडे और तिलक के बीच वास्तव में कोई मतभेद नहीं था, केवल एक अपवाद था। तिलक का विचार था कि दबाव डालकर संभव को अधिक से अधिक संभव बनाया जा सकता है। रनाडे दबावों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। बस केवल यही भेद था। शेष के बारे में वह सहमत थे। दबाव के प्रभाव से रनाडे के राजनीतिक दर्शन का महत्व नहीं घटता। कौन नहीं जानता कि कौन से दबाव हमारी झोली में है। हमने पुराने नए सभी को तो आजमा लिया है, नतीजा क्या निकला इसे बताने की जरूरत नहीं। 9. रनाडे का जन्मदिन मनाते समय हमें आलोचक तथा विरोधियों की संभावित प्रतिक्रिया की उपेक्षा नहीं करनी होगी। आलोचक पूछेंगे कि रनाडे का जन्मदिन मनाने की क्या तुक है। उनका तर्क होगा कि नायक पूजा के दिन तो कब के लड़ चुके हैं। विरोधी कहेंगे कि जब मैं गांधी तथा जिन्ना के मामले में नायक पूजा की निंदा करता हूं तो श्री रनाडे को नायक कैसे बना रहा हूं। यह बड़ा ही संगत प्रश्न है। यह सच है कि नायक पूजा अब दम तोड़ रही है, उसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। कार्लाइल के जमाने में भी वह दम तोड़ ही कार्लाइल के जमाने में भी वह दम तोड़ ही थी, जब उन्होंने बड़े ही रोष से अपने जमाने के विरुद्ध शिकायत करते हुए कहा था, यह कैसा जमाना है, वह तो महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारता है। महापुरुष तो होने ही चाहिए, इसे भी वह नकारता है। हमारे आलोचकों को महापुरुष दिखाओ, उसके बारे में लेखा जोखा दो, उसकी पूजा ना करो, उसकी तो दर्जी की भांति नाप जोख करो। लेकिन निश्चय ही भारत में नायक पूजा ने दम नहीं तोड़ा है। मूर्ति पूजा के क्षेत्र में वह आज भी अद्वितीय है। यहाँ धर्म में मूर्ति पूजा है, यहाँ राजनीति में मूर्ति पूजा है। भले ही दुर्भाग्य की बात हो, पर भारत के राजनीतिक जीवन में नायक और नायक पूजा एक जीता जागता तत्व है। मैं मानता हूँ कि नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को नष्ट करती है। मैं आलोचना का उस हद तक स्वागत करता हूँ जिस हद तक वह एक चेतावनी देती है कि पहले हम अच्छी तरह छानबीन कर ही लें कि हमारा पुरुष महापुरुष है और फिर हम उसकी पूजा शुरू करें। लेकिन दुर्भाग्य से यह कोई आसान काम नहीं है। उसका कारण है, यदि समाचार पत्र हाथ में हो तो महापुरुष का उत्पादन बाएं हाथ का खेल है। कार्लाइल ने इतिहास के महापुरुषों का वर्णन करते समय एक मजेदार उक्ति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वे